नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। 13 नवंबर को मतदान हो गया है, लेकिन अभी भी राजनीतिक जो है गर्म है। गर्म इसलिए है, कहा जा रहा है कि जनसुराज कह रहे हैं कि चारों सीट पर जो है क्लीन चिट मिल रही है, कोई हमारे टक्कर में नहीं है। महागठबंधन उधर ताल ठोक रही है कि जो एक सीट हमारे कब्जे में नहीं था वो भी अब हमारे कब्जे में आ गया, चारों सीट जो है अब हमारे खाते में है। एनडीए का अलग सा पैमाना चल रहा है कि जहां पर राजद महागठबंधन का जो सीट था वो अब हमारे खामे में आ गया है। इसलिए आ गया है कि नीतीश का विकास देकर कर जो है इस बार जो जनता जो है पूरा मूड बना लिया है, और अब जो है पूरा का पूरा जो चारों सीट है वो अब महागठबंधन नहीं एनडीए के खाते में आ जाएगा। और हमारे सामने महागठबंधन और जनसुराज टिकने वाला नहीं है, क्योंकि इस तरह का जो विकास जो हुआ है नीतीश कुमार के राज्य में उनके रहते हुए, वो जंगल राज को कब का जो है दूर कर दिया है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। सर, परिणाम आने से पहले 23 तारीख को परिणाम आने हैं, लेकिन अभी भी जो राजनीतिक गलियारा जो है पूरा गर्मा गर्मी चल रही है। ताल ठोकने में अभी भी कमी नहीं है। मिठाइयों की लग रहा है कि अब ऑर्डर भी पड़ गई होगी। अच्छा ठीक है, ताल ठोकना तो मतलब आप समझते हैं राजनीति का एक अभिन्न अंग है। नेता लोग ताल ठोकना बंद कर देंगे तो राजनीति का अखाड़ा में आखिर वो भी तो पहलवान ही है ना जी। तो पहलवानों के लिए तो ताल ठोकना उनका मतलब व्यक्तित्व का एक हिस्सा है। लेकिन ताल ठोकने से कुछ नहीं होता है। मोदी जी भी ताल ठोक रहे थे लोकसभा चुनाव के पहले, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। राम भक्त लोग यही बोलते घूम रहे थे। और अंत में 4 जून को जब मतगणना हुई तो क्या हुआ? 400 पार छोड़ दीजिए, आपको सामान्य बहुमत नहीं मिला। अब आप चंद्रबाबू नायडू और पलटू राम के रहमो करम पर हैं। तो ये सब बोलना नहीं होता। देखिए जो 4 सीटें हैं, दर्शकों को पता होगा, इमामगंज, बेलागंज, रामगढ़ और तरारी। इन चारों सीटों पर 13 तारीख को मतदान हुआ और 23 तारीख को मतगणना होगी। चारों सीटों पर इसलिए उपचुनाव हो रहे हैं क्योंकि चारों के विधायक जो थे वो सांसद बन गए। अब देखिए जो मेरी समझ है, जितनी मुझे रिपोर्ट मिलती है, ज़मीनी रिपोर्ट, कि चारों सीटों पर बहुत मतलब आप कह सकते हैं कड़ा मुकाबला है, जिसको कांटे की टक्कर कहते हैं ना, कांटे की टक्कर है। इसमें इमामगंज, बेलागंज और तरारी में त्रिकोणीय मुकाबला है और रामगढ़ में चतुष्कोणीय है ना। रामगढ़ में 4 लोगों के बीच टक्कर है। तो इसलिए मैं तो भाई इंतज़ार कर रहा हूँ कि भाई 23 तारीख को दोपहर तक ही पता चलेगा जब मतगणना होगा। उसके पहले कुछ कहना जल्दबाजी होगी और से बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक नहीं कुछ कह सकते हैं, क्योंकि जब कांटे की टक्कर है तो वो कांटा किधर भी जा सकता है। सर, नहीं, जिस तरह से कहा जा रहा था कि MYK के साथ महागठबंधन चलती है, तो कुशवाहा वोटर जो है अभय कुशवाहा को जैसे सांसद बनाया गया, फिर वहाँ का नेता भी बना दिया गया है, तो कहीं ना कहीं वो एक तरफ कुशवाहा वोटर को साथ दिए, सुरेंद्र यादव, वो यादव और लालू प्रसाद यादव को टूटने नहीं दे रहे थे। इसके कारण जो है अब रैली में भी आ गए, लास्ट दिन भी पहुंच गए बेलागंज में, अगर वहां साधने की कोशिश किए। फिर उसके बाद जो आता है मुस्लिम वोटर में भी उन्होंने सेंधमारी की कि उनका टूटेगा नहीं, लेकिन वहाँ बेलागंज से लेकर के जो है और जनसुराज भी कुछ वैसा उनको बताया गया है कि मुसलमान को यूज किया गया है, तो ये किया गया, कई तरह का जो बातें आई। तो आपको क्या लगता है कि मतगणना के बाद जो और मतगणना के समय जो होगा वो कैसा रहेगा? क्योंकि अब मतदान तो हो गया है, मतदान में कुछ कमी भी आई, वोटिंग परसेंटेज भी कुछ कमी आई, तो क्या लगता है? नहीं, वही मैंने कहा, ठीक है, सबने अपने अपने हिसाब से जो शहमात का खेल खेला है। लेकिन आपने जैसे बेलागंज की बात की, ठीक है, बेलागंज के जो विधायक थे, लगभग 35 साल से विधायक हैं सुरेंद्र यादव, वो इस बार जहानाबाद के सांसद बन गए। अब एक तरह से बेलागंज को अपनी जागीर समझते हैं, इसके लिए उन्होंने अपने सपूत को खड़ा कर दिया, विश्वनाथ यादव को। लेकिन विश्वनाथ यादव की डगर इतनी आसान नहीं है। जदयू के जो वहाँ उम्मीदवार हैं, श्रीमती मनोरमा देवी, वो भी यादव हैं। तो यदि जातीय आधार पर ही लोग वोट देते हैं तो यादवों का वोट भी वहाँ बंटता दिखाई दे रहा है। उसके बाद से वहाँ जन सुराज पार्टी ने खड़ा कर दिया मोहम्मद अमजद को, और प्रशांत किशोर लगातार कहते रहे हैं कि जो मुसलमान है वो राजद के लालटेन में किरासन तेल बन के जलता है और हम लालटेन का किरासन निकाल देंगे। और मोहम्मद अमजद भी पुराने खिलाड़ी हैं, मुखिया रह चुके हैं, पहले से लड़ते आए हैं, उनकी भी पहचान है इलाके में। सुरेंद्र यादव को टक्कर भी दे चुके हैं। भाई मैं कह रहा कि पहले से लड़ते आए हैं वो, ऐसा नहीं कि वो पैराशूट उम्मीदवार हैं। और देखिए मोहम्मद अमजद के आने से एक दो बात हुई कि लालू और तेजस्वी को टेंशन हो गया। जिस फुर्ती के साथ ओसामा और हिना को राजद में शामिल किया गया, मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटा और बीवी को, वही दिखाता है कि लालू और तेजस्वी में कुछ घबराहट हो गई कि मुस्लिम वोट छिटक सकता है। क्योंकि शहाबुद्दीन की मौत तो 2021 में हुई थी, 3 साल पहले, और 3 साल से लालू और तेजस्वी ने एक तरह से दूरी बना के रखी थी।
शहाबुद्दीन के परिवार से, मतलब मुझे लगता है जो शहाबुद्दीन की बेटी की शादी में भी कोई नहीं पहुंचा था। एक तरह से इन लोगों ने दूरी बना के रखी थी, जो भी वजह हो उसकी। लेकिन उसके बाद चुनाव, बेलागंज चुनाव के पहले 20 दिन पहले या 15 दिन पहले जिस तेज़ी से एकदम अफरा तफरी में ओसामा और हिना को शामिल किया गया लालू के आवास पर लाके, और एकदम ओसामा को भेजा गया बेलागंज में चुनावी मोर्चे पर, वहाँ पे भी विरोध हुआ था। एक लड़का पिटा भी गया था। तो ये सब दिखाता है कि कहीं ना कहीं असुरक्षित हैं लालू और तेजस्वी। लालू यादव को खुद चुनावी मैदान में उतरना पड़ा। 3 दिन बेलागंज में रहे हैं तेजस्वी। तो ये क्या दिखाता है? ये तो दिखाता है कि आप में आत्मविश्वास की कमी हो रही है। आपको लग रहा है कि मुझे कड़ी टक्कर मिल रही है, आपको लग रहा है कि ये सीट बचाना मेरे लिए चुनौती है। ये तो आपकी असुरक्षा दिखा रहा है ना। नहीं तो इतना आपको वहाँ लालू अब तो स्वास्थ्य कारणों से, जब से उनको किडनी की समस्या हुई, अब ज़्यादा प्रचार में नहीं जाते हैं। लोकसभा में मुझे लगता है सिर्फ रोहिणी आचार्य के प्रचार में गए थे, वो भी अपने ही परिवार का, अपने ही बेटी के लिए। तो वो उनको भी निकलना पड़ा है। तो बेलागंज, इसलिए मैंने कहा इतना कहीं आसान नहीं है रास्ता। तरारी से भी वही त्रिकोणीय संघर्ष की बात आ रही है, इमामगंज में भी, और जैसा रामगढ़ में मैंने कहा तो चतुष्कोणीय मामला हो गया है। तो कहते हैं ना कि ऊँट किस करवट बैठेगा, ये तो ऊँट की करवट तो आपको पता चलेगी 23 तारीख की दोपहर तक पता चलेगी। विशाल प्रशांत से जब हमने बात किया था, उन्होंने कहा था कोई टक्कर की बात नहीं है, क्योंकि इस बार जो है परिवर्तन का लहर जो है बह रहा है। अब जो है इस बार जो है परिवर्तन तय है। तो वो किस आधार पर बोल रहे हैं? वही ना मैंने कहा कि बड़बोलापन तो राजनीति का एक अभिन्न हिस्सा है ना। भाजपा वाले इतना भांसते थे, राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, अयोध्या में ही भाजपा हार गई। ये कम शर्म की बात है कि जिस अयोध्या में आपने धूमधाम से राम की प्राण प्रतिष्ठा कराई थी, वहीं भाजपा हार गई। तो बोलने से क्या होता है? विशाल प्रशांत के बारे में दर्शकों को पता होगा, ये खूंखार अपराधी का बेटा है, सुनील पांडे का बेटा। और सुनील पांडे की ये तस्वीर देख रहे हैं दर्शक लोग, इसमें हाथ में वो AK-47 राइफल लिए खड़ा है, जो एक प्रतिबंधित हथियार है। कायदे से सुनील पांडे के ठिकानों पर बिहार पुलिस की छापेमारी होनी चाहिए, लेकिन बिहार में तो कोई काम कायदा से हो नहीं रहा है। अब ये भाजपा में चला गया है तो वॉशिंग मशीन में धुल के सुनील पांडे भी प्रखर राष्ट्रवादी बन गया है। तो ठीक है, लेकिन वहाँ मैं बता दूँ दर्शकों को कि सुनील पांडे की राह इतनी आसान नहीं है, जबकि सुनील पांडे भी पीरों से या तरारी से रह चुका है। क्योंकि वहाँ क्या फैक्टर है, मैं बता दूँ कि रणवीर सेना के सरगना की हत्या हुई थी 2012 में, परमेश्वर मुखिया की, और उसकी हत्या सुनील पांडे के भाई हुलास पांडे ने करवाई थी। और CBI ने हुलास पांडे को चार्जशीट भी किया हुआ है, मैंने भी ये सूचना CBI को दी थी। तो जो रणवीर सेना के जो मतलब वहाँ समर्थक हैं, जैसे कि परमेश्वर मुखिया का बेटा है कुमार इंदु भूषण, ये जो भूमिहार हैं वो सुनील पांडे के बेटे का विरोध कर रहे हैं। मतलब भूमिहार वोट आपस में बटे हुए हैं। परमेश्वर मुखिया के सरगना लोग विशाल प्रशांत के जो चले हैं, वो विशाल प्रशांत को वोट नहीं देने जा रहे हैं। और मैं बता दूं कि जो तरारी की सीट है वो भाकपा माले की परंपरागत सीट है। अभी भी सुदामा प्रसाद वहाँ से विधायक थे, और माले ने वहाँ से राजू यादव को उतारा है, उनकी जुझारू छवि है। और तरारी में जो मैंने त्रिकोणीय मुकाबला कहा, वहाँ किरण सिंह है जन स्वराज पार्टी की, उनके लिए भी पूरी ताकत झोंक दी है पार्टी ने। आनंद मिश्रा जो IPS थे, वो बिल्कुल तरारी का प्रचार मतलब उन्होंने अपने हाथों में ले लिया था। और जो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं SK सिंह, वो भी किरण सिंह के प्रचार में पूरा गांव मतलब धूल फांक रहे थे। तो इतना आसान नहीं है कि विशाल प्रशांत ने कह दिया कि मूड जनता बना ली है, जनता ये सोच चुकी है। ये सब बड़पोलापन है। 23 तारीख तक इंतज़ार कीजिए। जी, इमामगंज को किस तरह से देखते हैं? जीतनराम मांझी खुद केंद्र में मंत्री हैं, बिहार में उनके पुत्र जो है संतोष सुमन वो भी मंत्री हैं, फिर उनके बाद जो अपनी बहू को उतार देना, तो कहीं और एक तरफ जो है रोशन मांझी को उतारा गया है, तो दोनों मांझी समुदाय से हैं, तो कहीं ना कहीं तो यहाँ पे भी फंसता हुआ दिख रहा है। वही मैंने कहा ना, इमामगंज भी गया की सीट है, सुरक्षित सीट है अनुसूचित जातियों के लिए। वहाँ भी त्रिकोणीय टक्कर है। एक तो जीतनराम मांझी की बहू है दीपा मांझी, एक राजद के हैं रोशन मांझी, और एक जन स्वराज पार्टी के हैं डॉक्टर जितेंद्र पासवान। अब देखिए उसमें भी बहुत सारा मतलब किंतु परंतु हो गया है। एक तो मांझी के परिवार में ही कलह हो गई है, क्योंकि मांझी के जो दूसरे बेटे हैं प्रवीण कुमार नाम है, वो भी चाह रहे थे वहाँ से लड़ना, लेकिन यहाँ जो संतोष सुमन जो मंत्री हैं, उन्होंने अपनी पत्नी को खड़ा कर दिया, दीपा मांझी को। तो भाभी के खिलाफ एक तरह से देवर भीतर घात कर रहा है। भले खुलेआम उन्होंने बगावत नहीं की है, लेकिन मुझे जो ज़मीन से खबर आ रही है कि एक भीतर घात की स्थिति है। प्रवीण कुमार के लोग नहीं देने जा रहे हैं दीपा मांझी को वोट। दूसरी बात कि रोशन मांझी को खड़ा होने से मांझी वोट बढ़ता दिखाई दे रहा है। और एक और महत्वपूर्ण बात जिस पर दर्शकों का नहीं ध्यान गया हो कि चिराग पासवान वहाँ प्रचार कर नहीं गए है ना। तो चिराग पासवान को माना जाता है कि बिहार में पासवान वोट बैंक पर उनकी पकड़ है, उनके
पिता की भी पकड़ थी, रामविलास पासवान की भी। लोग मेनली पासवानों की राजनीति करते हैं। तो एक तरह से चिराग पासवान ने कहीं ना कहीं इशारा कर दिया है पासवान वोटरों को कि भाई दीपा मांझी को देना कोई ज़रूरी नहीं है। मतलब वो जितेंद्र पासवान को भी दे सकते हैं। तो यदि जितेंद्र पासवान को दे देते हैं तब तो और दीपा मांझी के में तो अभी पूर्णिया वाला हाल हो गया। तेजस्वी यादव ने खुद बोला था वही स्थिति हो रही है ना। तो इसलिए इमामगंज, और यदि इमामगंज में सच में मांझी की बहू हार जाती है तो ये तो मांझी के लिए एक मतलब लज्जाजनक बात हो जाएगी ना। आप भी केंद्रीय मंत्री, बेटा बिहार में मंत्री, आप लोग सब मिलके परिवार की बहू को नहीं जिता सके तो उनके लिए तो सबसे बड़ी बात है। इन उपचुनावों का इसलिए महत्व है ना क्योंकि आज से 12 महीने बाद आम चुनाव होंगे। विधानसभा 2025। ऐसी बात नहीं कि जो उपचुनाव जीतने वाले हैं उनका 5 साल का कार्यकाल है, जो जीतेगा भी वो 12 महीने ही रहेगा। तो इससे तो एक बहुत ज़्यादा बिहार के नब्ज की पता चलेगा ना लोगों को कि जनता का मूड क्या है। मूड क्या है जनता का। ऐसे तो सब बोल रहे हैं कि ये हो गया, हमारी आंधी है, हमारा तूफान है, लेकिन मूड तो पता चलेगा आपको 23 को। जी, रामगढ़ को किस तरह से देखते हैं? रामगढ़ में मैंने कहा कि वहाँ चतुष्कोणीय मुकाबला है। वहाँ एक नया फैक्टर है, जो चौथा फैक्टर वहाँ बसपा है, बहुजन समाज पार्टी, जिसका सुनील यादव उम्मीदवार है। अब देखिए रामगढ़ में भी दिलचस्प मुकाबला हो गया है। वहाँ की सीट देखिए, तो परिवारवाद का खेल तो चारों में है। वहाँ पर जगदानंद सिंह का इलाका माना आता है। सुधाकर सिंह ने सीट खाली की है जो जगदा बाबू के बेटे हैं, और सुधाकर सिंह के भाई को खड़ा किया है राजद ने, जितेंद्र सिंह को। उधर से भाजपा ने अशोक सिंह को खड़ा किया है जो थोड़े थोड़े वोट से हारते रहे हैं। तो ये दोनों तो राजपूत हो गए, राजपूतों का वोट बट रहा है। जन स्वराज पार्टी ने कुशवाहा को खड़ा किया है। कुशवाहा की वहाँ अच्छी खासी मतलब आबादी है, पहले भी कुशवाहा को अच्छा खासा वोट मिल चुका है। और ऐसे बिहार में बहुजन समाज पार्टी कोई बड़ा फैक्टर नहीं है, लेकिन रामगढ़ में उस पर्टिकुलर सीट में बसपा भी एक मजबूत उम्मीदवार और मतलब बहुत मजबूती से वो उसको वोट मिलने जा रहा है। तो रामगढ़ की लड़ाई तो और दिलचस्प हो गई है, वहाँ तो चतुष्कोणीय है। तो देखिए एक मतलब एक रोमांचक क्रिकेट मैच नहीं हो जाता है कि मतलब एक गेंद बचा हुआ है और बची हुई है और 4 रन बनाने हैं और अंतिम गेंद पर छक्का लग सकता है। तो उसी मतलब रोमांचक क्रिकेट मैच की तरह इस तरह बिहार के उपचुनाव जा रहे हैं कि भाई एकदम सबकी धड़कनें तेज़ हैं। और हो सकता है जिस दिन मतगणना शुरू हो उस दिन भी सीसा होता रहे। एक बार एक उम्मीदवार आगे निकले, फिर दूसरा निकल जाए, फिर तीसरा निकल जाए, और एकदम अंतिम वोट तक पता नहीं चले कौन जीता है। जी, शाहाबाद में जो लोकसभा चुनाव के समय जो सीट हारे थे, लगता है कि कुछ 1-2 सीट आ जाएंगे एनडीए के खाते में। नहीं, शाहाबाद में तो देखिए एनडीए को लोकसभा में पवन सिंह फैक्टर ने अच्छा नुकसान किया था। शाहाबाद में 2 लोकसभा सीटें एनडीए हार गया पवन सिंह की वजह से, काराकाट और आरा। काराकाट में तो खुद पवन सिंह खड़ा हो गया, 2 लाख वोट जीत के, खुद तो हारा लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का बंटाधार हो गया। और आरा में जो राजकुमार सिंह हारे, जो केंद्रीय मंत्री थे और 2 बार से सांसद थे, उनको हराने में मनाता है कि राजपूत मतदाताओं की नाराज़गी थी, क्योंकि पवन सिंह के साथ जैसा सलूक भाजपा ने किया था उससे राजपूत लोग नाराज़ थे। और शाहाबाद में तो इसलिए इस बार भी पवन सिंह फैक्टर, क्योंकि पवन सिंह की कोई घर वापसी तो हुई नहीं है, भाजपा ने उनको निष्कासित कर दिया है, तो वो भी फैक्टर देखने को मिलेगा। और पवन सिंह फैक्टर की वजह से वहाँ भाजपा को, एनडीए को नुकसान ही हो सकता है, फ़ायदा तो नहीं होगा। जी, धन्यवाद। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि उपचुनाव जो हुए 13 तारीख को मतदान हुए, अब 23 तारीख को जो परिणाम आने वाले हैं वो चौंकाने वाले भी हो सकती है। जो लाप रहे हैं कि अब हम निकल रहे हैं, 4 सीट पर क्लीन सीट हमें मिल रही है, लेकिन 23 तारीख को देखिए कि किस तरह के परिणाम आते हैं, क्योंकि अभी जो कुछ जगह पे चतुर्कोणीय हो गया है, त्रिकोणीय चल मुकाबला है, कहीं भी किसी का डगर जो है आसानी पूर्वक वो नहीं पार कर सकते हैं। इस तरह के तमाम खबरों लेकर बने रहे, देखते रहे एमके न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।